बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। मैं आज की वीडियो का आगाज उस दावे से करूंगा। ज़ीशान अजीज उर्दू पॉइंट वाले वो ये दावा करते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रात वजीर आला सुहेल अफरीदी की मुबैना तौर पे एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब हैं। उन वजीर से ये मुलाकात हुई। वफाकी वजीर की प्राइवेट एंट्री वाले गेट से एंट्री हुई और मुबैना तौर पर चीफ सेक्रेटरी भी मुलाकात में मौजूद। इसके बाद वो एक और दावा करते हैं और कहते हैं इस्लामाबाद मत आना वरना शिकवा मत करना। यह पैगाम दिया गया है सुहेल अफरीदी साहब को। जलसा के अंदर जोश में कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज इस्लामाबाद या पंजाब की तरफ करने का ऐलान नहीं होगा। अटक तक एहतजाज कर लें और ज्यादा लंबा एहतजाज भी नहीं होना चाहिए। ये टोटल पैगाम दिया गया है मुबैना तौर पे सुहेल अफरीदी को कि तुमने जो एक बड़क मार दी थी कि 5 अगस्त को हम बस फैसला कुन कॉल देने वाले हैं। मुबैना तौर पे अब ये दावा सामने आया है कि मुबैना तौर पे पैगाम दिया गया है कि ऐसा सोचना भी ना। मैं हमेशा एक बात का कायल रहा हूं, जिस दिन बैरिस्टर गौहर ने करनैल की दी गई लाइन छोड़ी और करनैल की दी गई रेड लाइन क्रॉस की, वो जेल में होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर सलमान नकम राजा साहब ने किसी करनैलों की जंजीरें तोड़ी और आजाद हो गए तो अगले दिन जेल में होंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस दिन सुहेल अफरीदी ने मुलाकातों में दिए गए पैगाम और रेड लाइन को फलांगा और पैगामात को रद्द किया और उसके मुखालिफ हरकत की, इनकी वजारत भी चली जाएगी, बल्कि उल्टा वो वजीर आला होते हुए भी हो सकता है गिरफ्तार कर लिए जाए और गिरफ्तार करने वाली कोई और ना हो बल्कि अपनी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हो। तो अब देखना यह है कि अगर वाकई ये पैगाम दिया गया है तब भी और नहीं भी दिया गया तब भी। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। और अलीमा खान ने इस हवाले से क्या कहा है जरा ये सुने। लॉन्ग मार्च की डेट देंगे सुहेल अफरीदी साहब? मुझे नहीं पता, उनको देनी चाहिए। सवाल हुआ कि क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे सुहेल अफरीदी? उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है लेकिन उनको देनी चाहिए। तो अलीमा खान तो तैयार हैं और अलीमा खान ने एक और बड़ा नुक्ता उठाया है। वो पीटीआई के बंद कमरों के इजलासों में कुछ बातें होती हैं और फिर वो पब्लिकली भी बताई जाती हैं कि देखें जी अवाम डरे हुए हैं, अवाम नहीं निकल रहे, कैसे निकलेंगे। खास तौर पे सलमान नकम राजा साहब को मैंने खास तौर पे सुना है कई बार पब्लिकली कहते हुए कि नहीं निकलते लोग। बहनों ने कई बार कॉल दी है, आते नहीं है। अडियाला के बाद चंद 100 लोग आ जाते हैं, जिनको लेके आ जाता है वो आ जाते हैं, नहीं आते लोग। अलीमा खान इस दावे को बार बार मुस्तरद कर रही हैं और मैं नहीं कह रहा कि सलमान नकम राजा को इन पर्टिकुलर मुस्तरद कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो भी ये दावा करता है उसको वो मुस्तरद कर रही हैं। आज उन्होंने ये कहा है कि जहां जहां हम गए हैं अवाम हिस्से में है और अवाम तैयार है और ये दुरुस्त बात नहीं है। ये एजेंसियां फैलाती हैं कि अवाम नहीं निकलती, अवाम निकलने के लिए तैयार है। अब ये बहुत बड़ा नुक्ता है और अलीमा खान बहुत जीरक मालूम होती हैं इस मामले में। वो समझ रही हैं कि पल्स को कहां से पकड़ना है। देखे ना, आपको अगर समझना है कि आपने कहां हाथ डालना है तो आप गलत जगह हाथ डाल देते। अलीमा खान को एग्जैक्टली पता है कि पल्स कहां से पकड़नी है, कहां से दबानी है, तो वो इस नुक्ते पे बार बार बात करती है। ये जो कहा जाता है कि अवाम नहीं निकल रही, अवाम निकल रही और अवाम गुस्से में है, अवाम तैयार है निकलने की। इसके बाद मेरे पाकिस्तानियों बंद कमरे की कुछ और चीजें भी हैं, उन पर भी आते हैं, लेकिन एक खबर देख लें। ट्रिब्यून खबर लगाता है, आई थिंक असनाद मलिक साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये उनकी फाइल की भी खबर है कि हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट का मसला है मे लैंड इन कोर्ट, क्योंकि आसिफ जरदारी जो जजेस लगाए गए हैं हाई कोर्ट्स में, उनके समरी जो है वो दबा के बैठे हुए हैं, दस्तखत नहीं किए अभी तक। लड़ाई ये नहीं है कि आइन के मुताबिक जजेस लगने, न्यूट्रल जजेस लगने चाहिए, आजाद अदलिया होनी चाहिए। लड़ाई ये है कि शरीफों के ज्यादा जज लग गए हैं, हमारा नहीं लग रहा। ये मुबैना तौर पे लड़ाई है। जब पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे ये सूरत हाल हो, वो मजर कलीम की ना बचपन में इमरान सीरीज पढ़ा करते थे, उसमें ना वो जब सदर मुमलिकत को बयान करता था ना तो पावकार शख्सियत, चेहरे पे पता नहीं तमानियत और ऐसा वो नक्शा खींचता था। और फिर जब मैं आसिफ जरदारी को ऐसे देखता हूं तो वो याद आ जाता है मुझे कि वो क्या कहता था कि पाकिस्तान का या पकेशिया का जो भी वो नाम रखता था, वो सदर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इधर आसिफ जरदारी नजर आ रहा है जो कह रहे जी मेरे जज लाओ नहीं तो मैं साइन ही नहीं करता। जजेस लगाओ वाला जो मामला है ये हो सकता है कि अदालत में जाए और अदालतें किसकी हैं सेटल हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि निजाम कितना खराब हो चुका है ये समझे। अब आयरनी देखें जरा, इसको मैं बड़ा करके आपको बता। ये पंजाब में बैनर लगा हुआ और इस पे लिखा हुआ है योम इस्तेसाले कश्मीर, वादिये कश्मीर जुल्म की तस्वीर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्यों आता नहीं नजर ये जबर। और ये मरियम नवाज की तरफ से लगाया गया है। क्या आपको इसमें आयरनी नजर आ रही है?
अगर आप ये पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये आजाद कश्मीर के लोगों ने लगाया है, मगर ये कि जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो। ये अब मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो यही लगता है आजाद कश्मीर की बात हो रही है। ये वो काम है जो मीर जाफर कर गया है आलमी कुव्वतों की इमा पे कि मकबूजा और आजाद का फर्क खत्म कर दिया है। अब नारा एक ही लग रहा है, फ्री। आजाद कश्मीर भी और उधर भी लगाता है फ्री कश्मीर। फ्री कश्मीर नारा दोनों तरफ का बराबर हो गया है क्योंकि जबर हर तरफ एक जैसा हो गया है। सो मच सो कि मैं आपको दिखाता हूं कि आजाद कश्मीर के बच्चे क्या कर रहे हैं। ये बच्चे हैं छोटे, ये जेन अल्फा है, जरा ये देखें। इनमें से कोई बच्चा भी 14-15 साल का नहीं है, सब छोटे हैं। ये जेन अल्फा है। आजाद कश्मीर में अगर ये बच्चा भी कह रहा है जवानियां लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, तो मीर जाफर ने क्या जुल्म कर दिया होगा कि लेवल यहां तक पहुंच गया है। एक ऐसा निजाम जो बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और जीबी में खास तौर पे मुसर, वो ये है कि कोई इलेक्शन, बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाया करते थे और किसी को थोड़ी सी सीटें डलवा दी, किसी के थोड़े वोट डलवा दिए, किसी के डब्बे बांट दिए। मैं 2024 से पहले के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। किसी के 10,000 वोट डलवा दिए, किसी के 20 डाल दिए, किसी के 30 डाल दिए। तो इस तरह की मैनिपुलेशन होती थी बलूचिस्तान में ऑल थ्रू आउट आवर हिस्ट्री। आजाद कश्मीर और जीबी में इलेक्शन ऐसे होते रहे हैं कि पहले ही पता होता था कि इस जमात की हमने हुकूमत बनानी या ये लोग होंगे जो हुकूमत में हैं। आजाद कश्मीर के लोगों ने कहा है इनफ इज इनफ, अब हमें ये निजाम कबूल नहीं है, ये सिस्टम कबूल नहीं है, हम अपना रियासत का निजाम खुद चलाएंगे। अब कोई वफाकी हुकूमत आगे यहाँ नहीं बैठेगी। और नंबर 2, बलूचिस्तान के लोगों को भी ये पता है, लेकिन वो एक और चीज समझ गए हैं जो अभी आजाद कश्मीर के लोग वहां पहुंचे नहीं है, कि कंपनी सरकार इस मुल्क पे जिस तरह काबिज है, ये शराफत से मानने वाले नहीं है। इसलिए वहां आपको ये कहते हैं कि 1500 टोटल लोग हैं बलूचिस्तान में जो ये कर रहे हैं दहशतगर्दी, और फिर हमें बताते हैं कि हम 2000 से ज्यादा मार चुके। अगर 1500 थे, 2000 तुमने मार दिए हैं, तो दहशतगर्दी बढ़ कैसे गई। हम घूम फिर के उसी सवाल पे वापस आ जाते हैं जो मैं अक्सर पूछती, इनको कुमक कहां से, इनको राशन कहां से मिल रहा है, इनको सपोर्ट कहां से मिल रही है, और इनको इंसान कहां से मिल रहे हैं। अगर 2000 मारे गए हैं तो मजीद कहां से मिल रहे हैं। ये सब का जवाब एक ही है कि फौज के जुल्म और जबर ने जो इस हद तक बढ़ गया है, तरफ धकेल दिया है, रेडिकलाइज कर दिया। और इसका सिर्फ एक तरीका है, हर सूबा और पूरा मुल्क हीलिंग टच मांगता है, और हीलिंग टच का आगाज होगा मीर जाफर को घर भेज। पाकिस्तान में अगर सूबे बनने हैं, पाकिस्तान में अगर छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने हैं, तो ये काम एक इलेक्टेड नुमाइंदा असेंबली का होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जी हम एक रेफरेंडम करवा लेंगे कि लोगों को सूबे चाहिए या नहीं पूरे मुल्क में, और यस और नो आंसर हम मांग लेंगे। और बिल्कुल जैसे ज़िया-उल हक ने इस्लामी निजाम के नाम पे अपनी सदारत पक्की कर ली थी ना, इस तरह कोई शख्स सदर मुमलिकत बनना चाहता है रेफरेंडम करवा के। ये रेफरेंडम वो इन 6 से 8 महीनों के अंदर करवाना चाहता है, या फिर बाकी जो उसके सारे मुतालबात हैं वो सारे पूरे करने पड़ेंगे। अब आते हैं उस चीज की तरफ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और कल भी वैसे मैंने एक कॉलम आपको दिखाने की कोशिश की तो कुछ इशू आ गया था, क्योंकि ये मेरा अपना सॉफ्टवेयर है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो कमी रह जाती है वो फिर दूर करनी पड़ती, तो जिस पे मैं अब लाइव आता हूँ। तो हम अब दोबारा असली और नस्ली रावी का ये कॉलम देखते हैं। इसका मैं कुछ ही हिस्सा बताऊंगा, जैसे मैंने आपको कल या परसों पढ़ के थोड़ा सा हिस्सा बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसके बाद मैं आपको मुन्ने का एक छोटा सा ऑडियो क्लिप, और इस ऑडियो क्लिप से आपको पता चलेगा, क्योंकि मुन्ना वो है जिसके जरिए बहुत सारे पैगामात और धमकियां दी जाती हैं। असली और नस्ली रावी वो है जो निजाम में कोई बड़ी तब्दीली आ रही हो तो असल खबर इसको दी जाती है। ये डिस्टिंक्शंस मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो किसकी कौन सी बात पे यकीन करना है और कौन सी हमें देखनी चाहिए। वो टॉप का हिस्सा शुरू करते हैं कि फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, गालिब का आई थिंक ये शेर। तो वो कहते हैं कि विजनरी शायर गालिब ने ये बारीक नुक्ता उठाया था, जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। सियासत ना इस वक्त हो रही है ना गुंजाइश, फिर ये हंगामा क्या और क्यों है। आपने ये प्लीज गौर से सुनना है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, क्योंकि आगे मुन्ने का क्लिप जो मैंने आपको सुनाना है वो फिर कनेक्ट होगा। डॉट तब कनेक्ट होंगे जब हम ये दोनों देखेंगे। सादा लो बंदा समझे और क्या समझाए, माजी के शायर और मुफक्किर नई तख्लीक, नए मंसूबों, इंसानों और निजाम में तब्दीली के लिए कूजागिरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते थे। फारसी शायर हाफिज शिराजी, उमर खयाम और उर्दू शायर नून मीम राशिद ने कूजागर ज़रूफ साज को अपनी इस्तिलाहात में बकसरत इस्तेमाल किया। कूजागर अरसे से भट्टी तपाए चाक लिए नए कूजे बनाने को तैयार बैठे थे। गौर से सुनिए, ये सब कुछ पर्दा राज में था,
ये सब कुछ पर्दाए राज में था। फिर इसी साल जून 9 या 10 तारीख को इस सनद याफ्ता झूठे साफी ने हवा में तीर चला दिया। खबरदार, होशियार, तैयार के नाम से कॉलम लिखा कि हुकूमत सियासत और मईशत में नाकाम है, इसलिए जुलाई से जवाल शुरू हो जाएगा। झूठे साफी ने एहतियातन और खौफ फसादे खल्क के तहत ये दर्ज करना भी मुनासिब ख्याल किया कि ये खबर नहीं तज्जिया है, मगर इस सहाफी की कोई एहतियात काम ना आई। अपने और पराए सब पंजे झाड़ कर पीछे पड़ गए। आपको याद है, मैं इसी कॉलम का हवाला देता हूं कि सोहेल वड़ाइच ने जून में कॉलम लिखा था कि जुलाई के बाद इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट नुक्ता बताने जा रहा हूं जो आगे आने वाला है, ताकि हम डॉट्स कनेक्ट कर सकें। यूट्यूबर बहादुर फरारी तो वैसे ही तासुब और नफरत का इस कदर शिकार हैं कि हर रोज खान की रिहाई की अफवाहें उड़ाने वाले झूठे इन्हें अजीज हैं, हकीकत पसंद इन्हें इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट और नूनी लफाफे लगते हैं। मेरे मोहसिन खफा होकर मुझे रिटायर होने का मशवरा दे गए और कहा कि ये तो कहते थे कि अमेरिका ईरान सुलह नहीं हो सकती, हमने वो भी करवा दी है। ये मुसलसल गलत साबित हुए हैं, ये कॉलम भी गलत साबित हुआ। ये 9-10 जून का जो कॉलम था जिसमें कहा गया कि जुलाई के बाद इनका बुरा वक्त शुरू होगा, उस पर मोहसिन ने कहा इनको रिटायर हो जाना चाहिए। ये ओवरसीज यूट्यूबर्स जो हैं, जो भी प्रो इमरान खान समझे जाते हैं सब, उनके बारे में भी कह रहा है कि वो तो झूठी खबरें दे के कि इमरान खान रिहा होने वाला है, बस आने वाला है। लोग उनसे खुश होते हैं, लेकिन वो लोग जो हकीकत पसंद तज्जिया करते हैं उनको नूनी एजेंट या फौजी एजेंट कहा जाता है। ठीक है जी। एक अजीज ने कहा कोई सवाल नहीं, फौज और नून तो अब इतने करीब हैं कि ये इत्तेहाद निसाब का हिस्सा बन चुका है। ये अजीज मुन्ना है, बाय द वे। मुन्ने ने कहा था कि ये इत्तेहाद इतना पक्का हो गया है कि ये निसाब का हिस्सा बनेगा। उस पर अब आगे सुने ये क्या कह रहे हैं सोहेल वड़ाइच। एक मेहरबान ने कहा कि ये हकायक से बेखबर है, नाम बनाने के लिए ऐसी झूठी खबरें उड़ाता है। ये झूठा सहाफी दोस्तों और दुश्मनों के तबसरों पर सबर के घूंट पीता रहा। जुलाई दूर नहीं था, इसलिए देखना यह था कि होता क्या है, झूठा सच्चा निकलता है या बाखबर। ताकतवरों का कुर्ब रखने वाले या मुझसे ख्वाह मख्वाह का अनाद रखने वाले दुरुस्त साबित होते। मैं झूठा निकलता तो झूठे की एक और मोहर लग जाती, मगर अफसोस उलट हो। ये झूठा साफी अपने दोस्तों और दुश्मनों से शर्मिंदा है कि इसका झूठ सच निकला। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं मजीद झूठा साबित हूँ। मलामत भी रहमत होती है। मैं दोस्तों और दुश्मनों से अपनी इस नाकर्दा गलती की माफी मांगता हूँ। खुदा मुझे मुतकब्बर लोगों के बजाय झूठों में रखे। मेरे लिए यही तोशाए आखरत और शर्फे इंसान की अदना तरीन दलील है। सोहेल वड़ाइच कहता है कि मुझे सब ने कहा, अपनों परायों ने, यहाँ तक कि मोहसिन ने भी कहा कि ये गलत कॉलम है, ये नहीं साबित होगा। ही गोज कि अब मैं सच्चा साबित हो गया हूँ, और जो इन्होंने कहा कि मेरा तज्जिया है, असल में वो खबर थी। और ये फैसला कि कोई तब्दीली लानी है बहुत महीने पहले हो चुका था, और सोहेल वड़ाइच तब खबर दे रहे थे, लेकिन इस डर से कि उल्टा लटका के ईंटें न बांध दी जाएं, उन्होंने कहा ये मेरा तज्जिया है जो यकीनन गलत हो सकता है और झूठा है। इसी के कॉलम के एंड पे, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये देखें काफी लंबा कॉलम है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो भी मुतालबात हैं वो मानने पड़ेंगे, नहीं तो हुकूमत जाए। बस मैं इतना ही पढ़ूंगा, बाकी फिर इसके बाद मैं आपको मुन्ने का एक वो दिखाना चाहता हूँ, वो ज्यादा जरूरी मुझे मालूम होता है कि मुन्ना क्या कह रहा है। अब क्योंकि सोहेल वड़ाइच ने दावा किया था अपने कॉलम में, जो मैंने आपको कल पढ़ के सुनाया था थोड़ा सा, कि मोहसिन नकवी ने जो ये बात की है ना, जिस पर बड़ा तिलमिला रही है नून लीग, मैं ऐड कर रहा हूँ, ये बात मोहसिन नकवी पहले शहबाज से भी कर चुका, हर तरफ बड़े घर, हर तरफ ये बात हो चुकी। अब मुन्ना इसकी तस्दीक कर रहा है। ये जरा सुने ताकि आपको पता चले कि असल गेम क्या चल रही। मुख्तलिफ जगह शख्सियत है, इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू उनकी वज़ीर-ए-आज़म से पहले हो चुकी है, और इन्हीं मौज़ूआत पर उनकी गुफ्तगू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से भी होती है। वो मुख्तलिफ मीटिंग्स अटेंड करते हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर इनकी गुफ्तगू वज़ीर आज़म से हो चुकी है, और फील्ड मार्शल, यही तो कहा था सोहेल वड़ाइच ने। और मैं आपको क्या कहता हूँ कि कुछ टेम्पररी रावी हैं, कोई टेम्पररी मुन्ने हैं, लेकिन असली रावी वही है जो दहाइयों से रावी चला आ रहा है, जिसको हर बड़ी तब्दीली से पहले हकीकत बता दी जाती है कि जी अब अगला सेटअप हमारा जो है वो सोच रहे हैं हम तब्दीली का। क्योंकि मैं फिर दोहराता हूँ कि हम सबको अपनी गलती माननी पड़ेगी एक चीज, और गलती मानने वाला ही बड़ा होता है। कि जब सोहेल वड़ाइच ने किताब लिखी थी ना, ये कंपनी नहीं चलेगी, तो मैंने भी बड़ा शोर डाला था कि कंपनी तो यही चलेगी। लेकिन अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। ये नहीं कि ये बहुत बड़े सहाफी हैं या इनकी खबरें बहुत पक्की, ये कि इनका हैंडलर बड़ा पक्का, और जो बड़ा निजाम की तब्दीली का लेवल है वो सिर्फ इन जैसे लोगों को बताया जाता है। वो नीचे मुन्ने शुन्ने रावी शावी को नहीं बताया जाता। उनको सिर्फ टेम्पररी जो थोड़ा बहुत है कि पीटीआई पे सख्ती होगी, इमरान खान के केसेस होंगे, अच्छा जी ये सजा होगी, ये इतनी बातें बता दी जाती हैं ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो मेरे पाकिस्तानियों, सूरत हाल आपके सामने रख दी है कि मुन्ना अब वो बात कर रहा है
जो असली और नस्ली रावी पहले कर चुका है। कुछ लोग टेम्पररी तर्जुमान बनते हैं, टेम्पररी पैगाम रसा होते हैं, कुछ होते हैं जो लाइफ लॉन्ग होते हैं। ये लाइफ लॉन्ग वाले की बात ज्यादा अहमियत रखती है मेरी राय में, और मैं गलत हो सकता हूँ हमेशा की तरह। अब मेरे पाकिस्तानियों, राना सनाउल्लाह जरा ची ची कर रहे हैं जियो के प्रोग्राम में, कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है इससे हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। गुफ्तगू में जो अंदाज इख्तियार किया इसके ऊपर भी हमें सख्त एतराज है, खास तौर पर जिस तरह उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को मुखातिब किया। लेकिन इस बहस को मजीद उलझाने के बजाय पार्टी क़यादत की जानिब से यही मशवरा है कि इसको नजरअंदाज किया जाए, इसका कोई सियाको सबाक नहीं। इस पर एक मीम बन रही है और मैं भी एक सोच रहा हूँ कि वीडियो एक बना ही डालूं इस पर, कि नवाज शरीफ 1998 में क्लिंटन के सामने खड़ा हो गया था, ये बयानिया बेचा जाता है तमाम लीगी सपोर्टर्स और लीगी साफियों की तरफ से कि जी नवाज शरीफ डट गया था, क्लिंटन की कॉल आई, उसने दो टोक बोल दिया, मैं नहीं लेता पैसे तुमसे, मैं करूंगा धमाके। ये बयानिया है नूनियों का। यार जो बंदा मोहसिन नकवी को जवाब नहीं दे सकता उसने क्लिंटन को जवाब दिया होगा, मुझे बताएं। ये मेरा चैलेंज है कि नवाज शरीफ एक ट्वीट कर दे और मोहसिन नकवी की मजम्मत कर दे। चैलेंज है मेरा, ये सुन रहा होगा ना कोई नून लीगी, कहीं ना कहीं बात पहुंच जाएगी ना। चैलेंज है मेरा कि मोहसिन नकवी की मजम्मत करके शहबाज से क्या कि उसको वजारत से निकाल दे, पता चल जाएगा नवाज शरीफ एटमी धमाके करने के लिए डट गया था या नहीं डट गया था। यार जो लोकल ताकत के भी एक चमचे टाउट के सामने नहीं डट सकता, वो आलमी ताकतों का जो लीडर है उसके सामने डट गया था। और ये बयानी हमने तस्लीम भी करना है, ये चूरन हमने लेना भी है, ये पक्की खानी भी है, हजम भी करनी है। खुदा का खौफ करो। अजी आखिर नवाज शरीफ डट गया था। मैं हमेशा कहा करता हूं कि नवाज शरीफ जो नारा लगा रहा था वो नारा दुरुस्त था, वोट को इज्जत दो, लेकिन नवाज रेस का घोड़ा नहीं है। जब नवाज शरीफ पे था ना इस नारे की, वोट को इज्जत दो और फलां फलां, और लोग कहते थे देखो जी नवाज शरीफ इनकलाबी बन गया है, वो जेल जाने के लिए तैयार है। और ये 17 और 18 के दरमियान जस्ट बिफोर ही वेंट टू प्रिजन जो वो ये नारे लगा रहा था ना, क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो सारा, तो मैं तभी कहना शुरू हो गया था कि नवाज शरीफ रेस का घोड़ा नहीं है, बल्कि ये फौज का लाडला बच्चा है। इसको न सिर्फ बचा के निकाला जाएगा बल्कि वापस भी लाया जाएगा। बाद में वक्त ने साबित किया कि प्लान 1 वाला जो मेरा बयानिया था वो भी सच्चा साबित हुआ, प्लान 2023 वाला बयानिया भी सच्चा साबित हुआ, सब कुछ वो हुआ। लेकिन ये बयानिया कैसे हम मान लें कि नवाज शरीफ डट गया था और एटमी हमले धमाके उसने कर दिए थे। दोबारा मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब आप अगर सारे डॉट कनेक्ट करें कि किसी नए निजाम की जर्नैलों को आई हुई है बड़े जोर से। जर्नैलों की जितनी मर्जी आप पॉलिश कर लें, वो 5 साल से ज्यादा या 3 साल से ज्यादा किसी सिविलियन को बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो शहबाज जैसा पॉलिशिया क्यों ना हो। और इसके बाद ये आखिरी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी अगर ये होता है कि ये शहबाज को उठा के मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म लगाते हैं। देखें जब हम ये कहते हैं ना कि शहबाज को हो सकता है हटाने का इरादा हो गया, तो ये नहीं होता मतलब कि इमरान खान आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अब कंपनी अपना कोई नया मोहरा लाना चाहती है। वो मोहसिन नकवी भी हो सकता है, वो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी हो सकता है, वो कोई काकड़ जैसा चमचा भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर शहबाज के साथ भी ये नहीं चल सकते, जिस बंदे ने कभी सवाल नहीं पूछा, बंदे से जंप वो नहीं पूछता क्यों कैसे, वो पूछता हाउ हाई, बस कि कितना ऊंचा उछले। अगर ऐसे बंदे के साथ भी जर्नैलों की ना बन सकी तो ये मिथ भी टूट जाएगा कि जब तक आप जर्नैलों से अड़फस नहीं करते, पंगा नहीं लेते, तब तक वो आपको नहीं निकालते। पता चल जाएगा कि इनको ऐसी खारिश होती है कि ये शहबाज जैसा पॉलिशिया भी, इतना पक्का पॉलिशिया भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त बताएगा कि हालात किस तरफ जाने हैं। लेकिन मैं आपको क्योंकि हमेशा कहता हूँ कि हमें डॉट कनेक्ट करके देखना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और वो यही बताते हैं कि कंपनी कुछ बड़ा सोचे बैठी है। वो क्या करने जा रहे हैं ये आने वाला वक्त है। क्या सिर्फ सूबे बना के और फिर अगली तरमीम रुक जाएगी? क्या सिर्फ NFC अवार्ड यानी माल पानी पे इनकी नजर है कि जी जो सूबों को भी पैसा मिलता है वो सारा वफाक के पास रहे और उसके मुताबिक सारा डील किया जाए? क्या क्या करने जा रहे हैं? लेकिन तब्दीली तो कोई आने वाली है और तरमीम डेफिनेट। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत